आपने सारी पृष्ठभूमि रखी, फिर उससे आपका प्रश्न निकला। पहली चीज़ कि आज के संदर्भ में आवश्यकता बहुत है कि लोगों के जीवन में रूपांतरण हो, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो। और मेरा अनुभव पूरा ये रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन अब ट्रांसफॉर्मेशन की बातों से होने वाला नहीं, उसके लिए हमको ट्रांसफॉर्म्ड लोग चाहिए। उसी को मैं प्रेजेंस की बात कहता हूँ कि हम वो प्रेजेंस को डिस्ट्रीब्यूट करें, ले जाएं लोगों तक। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत तैयार है चीज़ों को समझने के लिए। और आज हम चीज़ों को बहुत डिवाइड नहीं कर सकते कि ये संसार है या अध्यात्म है। जैसा कि आपने कहा, वो सारी चीज़ें जानना चाहता है, वो जानना चाहता है जीवन भी, जीवन को जीना भी चाहता है, भोगना भी चाहता है और अध्यात्म भी पाना चाहता है। सारी चीज़ें पहले के वक्त में उनको डिवाइड कर दिया गया कि शायद इनके बीच में कोई खाई है, वस्तुतः तो कोई खाई नहीं है। अब व्यक्ति को उस सहजता में रखते हुए ही उसको कोई रिस्पॉन्स, कोई उत्तर देना पड़ेगा। विधियां पद्धतियां बनती रहेंगी, वो हम लोग टाइम टू टाइम उनका आविष्कार करते ही रहेंगे, ये भी बात जान लें। और दूसरी चीज़ ये भी बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ध्यान की विधि या साधना की विधि या किसी को कुछ ट्रांसफर करने की विधि ऐसा कोई लॉक्ड सिस्टम नहीं है कि यही है और ये है आखिरी बात, ऐसा कुछ नहीं। वो रोज पे रोज इवॉल्व होगा, वक्त के साथ बदलेगा। और जब भी कोई मास्टर आएगा उसमें बहुत सारे रद्दो बदल कर देगा, फेर बदल कर देगा। फिर बहुत सारी जगहों पर एक बात उठती है, साधना की वैज्ञानिक विधि। तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। वैज्ञानिक विधि बस है प्रेजेंस, द पावर ऑफ प्रेजेंस। जैसे कहें प्रेम की वैज्ञानिक विधि, कैन यू डिफाइन इट? व्हाट इज वैज्ञानिक विधि? साइंटिफिक मेथड ऑफ लव, जेन्युइननेस। प्रेम की वैज्ञानिकता यही है, उसकी प्रामाणिकता, उसकी जेन्युइननेस, ऑथेंटिक होना उसका। तो ध्यान की वैज्ञानिक विधि भी है उसका ऑथेंटिक होना, प्रामाणिक होना। जैसे कि जब कोई गुरु, आप ऐसे समझें, वो आके आपके सामने खड़ा होता है और उसका एक एक सेल इस बात से कन्विंस्ड है, डिजाइंड है कि लोगों के जीवन में रूपांतरण आना है। और वो करुणा और प्रेम उसके एक एक सेल में भरा हुआ है। तो वो कुछ भी करेगा, वो रूपांतरण होगा। वो 1000 विधियां बना देगा, लेकिन वो खिलौने की तरह से रहेंगी, काम करेंगे। लेकिन अब कोई आता है और उसके अंदर ना तो प्रेम है, ना करुणा है, ना वो कल्याण की भावना है, और उसको लगता है कि काम तो बड़ा बढ़िया है। तो कितनी भी विधियां वो अतीत में चल चुकी हों, कोई काम नहीं करेंगे, वो केवल एक्सरसाइज भर रह जाएंगे। और ऐसा हुआ है, आप लोगों ने अपनी उम्र के साथ, अनुभव के साथ भी देखा है। जब गुरु सामने होता है, जीवंत अलाइव चीजें करता है, रूपांतरण घटते हैं। वो चला जाता है तो लोगों को लोभ पकड़ता है कि करें क्या, इतना सेटअप खड़ा हो गया, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, इतना संगठन, इतनी व्यवस्था, उसको ऐसे तो नहीं जाने दे सकते हैं। तो उस पर कुछ काम करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो 2 थॉट स्कूल उसमें पैदा होंगे। एक शुद्धतावादी, वो कहेगा कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, कहेगा नहीं थोड़ा रिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन दोनों काम नहीं आएंगे। काम आएगा केवल जो रूपांतरण आ गया होगा, वो पहली चीज। और लोगों तक बात ले जाने के जो भाव हैं, उसमें कभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। पहला भाव तो यही होना चाहिए कि हम किसी का दुख दर्द महसूस करते हैं, हम किसी के जीवन की विषमता, पीड़ा, उसके जीवन का संघर्ष, कष्ट उसको महसूस करते हैं, फिर हम उसके साथ अपनी बात शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका अभियान है कि हमको पूरे विश्व में ध्यान का प्रसार कर देना है या कोई अलख जगा देनी है, लेकिन आपने भी दुख नहीं जाना किसी का, अभी आपने किसी की पीड़ा महसूस नहीं की, और आपको ये भी पता नहीं कि यहाँ ध्यान काम आएगा या प्यार के 2 बोली काम आ जाएंगे। कभी कभी तो इतना ही काम आ जाता है कि आप किसी को बस एक अच्छी निगाह से देख दीजिए, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। हमारा उद्देश्य क्या है? ज़िंदगी पे
सकारात्मक रूपांतरण लाए आना, न कि तुमको ध्यान ही करना है, वो बात नहीं। पहले तो ये स्पष्टता, फिर ध्यान भी आएगा, वो सब चीजें आएंगी। फिर जीवन की छोटी छोटी बातों को बहुत स्पष्टता से आज की तारीख में समझने और समझाने की जरूरत है। पहले भी समझाई गई हैं, लेकिन वक्त वक्त के साथ माइंड बदलता है और आपको ये चीज समझनी भी पड़ेगी सभी को, और माननी भी पड़ेगी कि इधर के 20 साल, ये जो इधर का करीब करीब 2 दशक बीता है, इसमें जो ह्यूमन माइंड है बिल्कुल अलग जंप ले गया है, बिल्कुल अलग दिशा में चला गया है। इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है, लोगों के अंदर अलग किस्म का ज्ञान आया है, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल बदली हैं, और जो वो पीढ़ी है वो बिल्कुल ही अलग किस्म से चीज़ों को देख रही है, उसका नज़रिया बिल्कुल अलग हो रहा है। इससे तारतम्य बिठाना है, लोगों को बैलेंस बिठाना है। तो कई लोगों को लग रहा है कि जो ये पीढ़ी आ रही है, यानी कि आप समझिए 2 दशक पहले अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो इस समय वो 18-20 साल का होगा। तो 18-20 साल के बच्चे से अगर अभी आप बात करिए तो लोगों को बड़ी मुश्किल होती है, उसकी बातें नहीं ठीक से समझ में आती, पकड़ में आती हैं। ये जनरेशन का इतना बड़ा गैप आज से पहले कभी हुआ ही नहीं था, समझिए। यानी कि 40 साल का 30 साल का व्यक्ति भी अगर वो 20 साल वाले से बात करेगा तो लगेगा हम किसी दूसरी ही पीढ़ी से बात कर रहे हैं। पहले तो होता था 60-70 में आके आप पीढ़ी चेंज करते थे, अब तो 30 और 20 में चेंज हो गई पीढ़ी, इतना फास्ट गैप है। लेकिन वो जो चेंज आ रहा है ना, वो बड़ा ही क्रिएटिव है, और उसके अंदर जुनून है, इंटेंसिटी है, और बदलाव की सही आकांक्षा है। मेरे पास तो इतने बच्चे, इतने यंगस्टर्स आ रहे हैं, सारे लोग जानते हैं, और बहुत खुश हैं सब आकर। और मैं उनकी आंखों में जो चीज़ देखता हूँ हमेशा, कि उनको जेन्युइननेस की तलाश है। उनको लगता है कि कोई हो जो मेरी बात को आंसर करे। तो मैं जब यहाँ बैठा तो मैंने इतना ओपन प्लेटफॉर्म रखा कि यू कैन आस्क एनीथिंग, दुनिया की कोई भी बात पूछो, हर बात का उत्तर तुम्हारी संतुष्टि तक दिया जाएगा। और ये कैटरिंग करने के लिए बहुत लोग हिम्मत नहीं करते। कई लोग, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, फनी चीज़ है, मुझको लेक्चर के लिए, डिस्कोर्स के लिए बुला लेते हैं। धीरे धीरे मैं जाना भी बंद कर चुका हूँ, लेकिन कभी लोग इतना प्रेम बस बुलाते हैं, चले जाते हैं। तो जाकर मेरा एक तरीका रहता है, मैं 8-10 बातें बोल के बिल्कुल पब्लिक के सामने आ जाता हूँ। अब भीड़ है हजारों की, मैं कहता हूँ कि यू कैन आस्क एनीथिंग। तो जो आयोजक होते हैं वो पीछे से मेरा कुर्ता खींचने लगते हैं। उनको लगता है कि वो उपद्रव होने वाला है। उनको भरोसा नहीं है कि इस भीड़ को हैंडल किया जा सकता है। लेकिन जितने लोग मेरे साथ कभी जाते रहे, उन्होंने देखा है कि वो मैजिक की भीड़ कैसे हैंडल होती है। लोगों के अंदर आक्रोश है, जिज्ञासाएं हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन वो हैंडल होती हैं। वो आप जब उनको जेन्युइनली आंसर करते हैं तो वहीं पर देखने को मिलती है जो प्रेजेंस का मैजिक होता है। अभी चंद महीने पहले एक जगह में गया तो मैंने वही किया। एक तो मैं पोडियम हटा देता हूँ, माइक का डंडा हटा देता हूँ, माइक सामने ले लिया। तो कहते अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा डंडा बीच में आ जाता है बोलने में तो अड़चन लगती है, लोगों से कम्युनिकेट सीधा नहीं हो पाता। तो हमने कहा कि ऐसे तो बात करने से क्या फ़ायदा, मैं अपनी बोलूँगा, बोल के चला जाऊँगा। आपके अंदर कुछ अगर है सुनने के लिए तो मैं बोल देता हूँ, नहीं सुनने के लिए तो बात खत्म, मैं जाता हूँ। तो आप आए हैं तो इससे इतनी बात तो पता चलती है, कुछ सुनने की इच्छा तो आपकी होगी, नहीं तो आप क्यों कर आते इतना वक्त निकाल के। तो कुछ पूछिए। तो एक सज्जन खड़े हो गए। तो आयोजक जो थे उन्होंने कहा कि सर ये बहुत उपद्रवी हैं, आप इनको बात नहीं कर पाएंगे। और फिर वो माइक लेकर बीच में आ गए, उनसे कहने लगे कि आप अनंत जाइए और वहीं जाके पूछिए, यहाँ मत पूछिए। तो मैंने उनसे कहा नहीं नहीं, आप पूछने दीजिए। अब उसका जेन्युइन क्वेश्चन, उसमें तर्क कुतर्क वितर्क कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी बात मैंने सुनी शांति से, एकदम से जैसे गियर बदल जाता, उसका प्रश्न बदल गया, सारी चीज़। तो मेरा अनुभव क्या रहा कि
कोई किसी की बात प्रेम से सुनता ही नहीं आज के वक्त में। सबसे बड़ी समस्या तो ये प्रश्न भी एक किस्म का आक्रोश हो गया है। जैसे कि आदमी कहता है मैं आपको नहीं मानता, तो आप बस एक बार उसको गौर से देखिए, ठीक कोई बात नहीं, मानना जरूरी तो नहीं, गियर बदल जाता है। लेकिन लोग डिफेंसिव हैं। लोगों को कई बार लगता है कि हमारे पास तो कहने के लिए चीज है, दूसरे के पास सुनने की क्षमता नहीं। मैं समझता हूँ इस चीज ने भी एक कंडीशनिंग डेवलप करी और डिजनरेशन पैदा किया। मास्टर्स महान हैं, उनके कद पे, उनके करिश्मा पे कोई क्वेश्चन नहीं, वो एब्सोल्युटली अनपैरेलल्ड है। लेकिन ये डिजनरेशन नहीं आना चाहिए था कि हमारे और तुम्हारे बीच इतना फासला है कि हम तुमसे सीधे बात ही नहीं कर सकते। हम सीधे बात कर सकते हैं तुमसे, तुम्हारी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, और फिर लोग ट्रांसफॉर्म होंगे। वो यंग वाले भी होंगे और जो पुराने हैं वो भी होंगे। और आजकल के बच्चों से बस आप ऐसे ही बात करके देखिए कि सुनने के लिए आप तैयार हैं, फिर वो सारी बात समझेंगे जो समझाने में पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अब कम पड़ती है। और एक इसमें सुझाव मेरा, जो अभी बाबू सिंह जी ने कहा ही, कि एक सीरीज़ मैंने बोली थी और वो लोगों के आग्रह पे ही बोली थी। उस तरह के बहुत ही डिटेल टॉपिक में अक्सर मैं नहीं जाता हूँ। विचार, ऊर्जा और सजगता, वो एक बार सबको सुन लेनी चाहिए सीरीज़। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है सारी सीरीज़। तो उसमें विचार की क्या बुनावट है, उसकी क्या उतार चढ़ाव हैं, विचार के क्या प्रभाव हैं, शक्तियां हैं, उनका कैसे आप सारा समझ सकते हैं चीज़ें, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें। कहीं किसी भी किताब में कहीं भी इतने एक साथ डिटेल में अवेलेबल नहीं। फिर ऊर्जा का तल, यानी कि उसके पीछे तो ऊर्जा, और वही कुंडलिनी भी है, वही प्रिमोर्डियल फोर्स है, वही ऊर्जा, उसके बारे में बात करी। तो वो डिटेल में जितना आप पूरी लाइब्रेरी छान कर उसको निकालेंगे, उतना सारा डिटेल आपको उसमें 10 डिस्कोर्सेज में मिलेगा। फिर एक तीसरा, उसके भी पीछे गहरा टॉपिक, सजगता। वो बोलना इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी लगा था क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बात बहुत होती है लेकिन जिसकी समझ लोगों के पास नहीं है। सजगता सजगता सजगता, लेकिन किसी से अगर पूछो कि सजगता क्या है, वो 2-3 सेंटेंस बोल के ख़त्म हो जाएगा, सजगता एक्सप्लेन नहीं होगी। तो उस पर 10 घंटे का, यानी कि 10 डिस्कोर्सेज या 10 या 11 ऐसे जो भी होंगे, 10-11 वो बोला गया था। तो कुल मिला के वो एक इंटीग्रेटेड टॉपिक है और उसको स्टेप बाय स्टेप सुना जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा उपयोगी होता है। पहले विचार सुने, वो एक पहली लेयर है, फिर उसके पीछे ऊर्जा है, फिर सजगता है। वो बहुत काम की चीज़ है, वो उपयोगी एक विषय वस्तु है साधक के लिए। और एक सीरीज और मैंने बहुत पहले बोली थी, निर्वाण के 9 सोपान, 9 स्टेप्स टू निर्वाण। उसकी बुक भी अवेलेबल है प्रिंटेड, और वो भी डाली जा रही है, तो वो भी धीरे धीरे सब सुन पाएंगे उसको भी। वो भी बहुत ही, और अभी हमारे यहाँ क्या हो गया इतना रोचक कि मुझे इस बात पे एक विचार था कि ये संप्रदाय क्यों बनते हैं, कल्ट क्यों लोग बनाते हैं, क्या ज़रूरत है। और हमारे यहाँ जो अभी लोगों की भावदशाएं हैं, मैं सोचता हूँ अगर अभी इस दुनिया से मैं इसी समय स्विच ऑफ हो जाऊँ तो मेरे यहाँ 3-4-5 कल्ट ऑलरेडी तैयार हैं। एक वर्ग है जो कहता है कि निर्वाण के 9 सोपान, 9 स्टेप्स टू निर्वाणा आपने बोला, उसके बाद बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, उसके बाद आप बेकार में बोल रहे हैं, सब कुछ आपने उसमें कह दिया, बात ख़त्म। तो आज की तारीख तक उसको 10 साल करीब बोले हुए, मुझे 10 या शायद ज़्यादा भी हो गया होगा बोले हुए, तो वो उसी की ही बात करेंगे। और कुछ लोग हैं जो विचार, ऊर्जा, सजगता, उसके आगे जाने के लिए तैयार नहीं, वो कहते हैं बस इतना काफ़ी है। और पिछले 3-4 साल से कुछ ऐसे जिद्दी लोग हैं कि 3-4 साल से उसी को सुन रहे हैं। तो जब मैंने विज्ञान भैरव तंत्र पे सीरीज शुरू करी, ध्यान विधियों पे, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम विज्ञान भैरव तंत्र नहीं सुनेंगे, इसकी ज़रूरत क्या है, सारी बात तो वहाँ ख़त्म हो गई। खैर फिर विज्ञान भैरव तंत्र के बाद मैंने अष्टावक्र की भी सीरीज चली रही है, उसको बोला। तो ये कई थॉट स्कूल अभी कल्ट वाइज हमारे यहाँ भी ऐसे दिखते हैं, लेकिन कल्ट नहीं है। मैं इसलिए अलग अलग टॉपिक्स को अलग ढंग से ले रहा हूँ कि लोगों के अंदर अलग क्लैरिटी हो। अब अष्टावक्र का नाम लगा दीजिए तो अष्टावक्र तो ट्रेडिशनल लगता है, लेकिन अष्टावक्र को जिस
जो मॉडर्न माइंड की समझ है उसके ढंग से हमने एक्सप्लोर किया है, और उतने डिटेल में इससे पहले नहीं किया गया। और ये भी बहुत लंबी सीरीज होगी, क्योंकि अष्टावक्र के जितने सूत्र हैं अगर उनको इसी इंटेंसिटी से एक्सप्लोर किया जाएगा तो ये बहुत ही ह्यूज सीरीज होगी। वो अपने में बहुत काम किए, मेरी दृष्टि में वो अल्टीमेट है, अष्टावक्र अल्टीमेट है, वो अद्वैत का दर्शन है। लेकिन उसके पहले और सारी चीज़ें निटी ग्रिटी सब समझ लेने की ज़रूरत है। तो साधक को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को समझने की तैयारी रखनी चाहिए, और हमको हमारे बीच ऐसे लोग भी चाहिए जो उनको आंसर करने के लिए तैयार हों। फिर दूसरी चीज़ ये है, जैसे जो आप पूछ रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि लोग अपनी जेन्युइननेस के साथ अपने अनुभव और अपने ज्ञान को लोगों से शेयर करें। ऐसा नहीं है कि जब आप पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं और आप एक ऐसी अवस्था में हों जिसको परिपूर्ण कहते हैं, तभी आप कोई बात किसी से शेयर करें। अभी भी आपके पास जो कुछ जेन्युइनली आया हुआ ज्ञान है, अच्छी भावना के साथ आप उसको शेयर करें, वो भी बातों को आगे ले जाने में बड़ा सहयोगी होगा। तो लोग अभी तक दो काम करते हैं। एक काम ये करते हैं कि या तो वो उस बिंदु का इंतजार करते हैं कि जब मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा तब बोलूंगा और बात करूंगा, तब किसी को मैं गाइड करूंगा, या फिर वो प्रिटेंड करते हैं कि मैं परिपूर्ण हो गया और अब मैं ज्ञान शेयर करूंगा। यानी दोनों में, एक में तो थोड़ा सा संकोच है और दूसरे में प्रिटेंशन है, दूसरे में दिखावा आ जाता है। लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी ऐसे मुकाम पर है जो अपने साथ के बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये अगर वो करता है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत ढंग से आगे ले जाई जा सकती हैं। तो बिना संकोच के अपनी बात कहनी चाहिए, लोगों को शेयर करनी चाहिए, और एक ही चीज़ है उसका सूत्र की, प्रेम से, कल्याण की भावना से। इसलिए नहीं कि हमारे अंदर ज्ञान बहुत ज़्यादा है तो हमको बांटना है, ज़रूरत है किसी को तो हम शेयर करते हैं। और ये भी कह देते हैं कि देखिए हम पूरे ज्ञानी नहीं हैं, मेरी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन एज पर अप टू डेट नॉलेज, अब तक के मेरे ज्ञान के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से मुझको लगता है कि ये उचित है, तो मैं बता रहा हूँ। कल को हो सकता है मेरी भी समझ बदल जाए और मुझे लगे कि ये उचित नहीं, तो अगर मौका रहा तो मैं वो आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरी मनसा नेक है और मैं इसको, तो चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। तो एक प्रेजेंस सीरीज, यानी जैसे विचार सीरीज निकली, सजगता की, सजगता के बाद में एक लाइफ प्रेजेंस सीरीज का नाम दिया जा सकता है पावर ऑफ प्रेजेंस। पावर ऑफ प्रेजेंस वो अगर 10-15 एपिसोड्स होंगे तो आपका, अगर मुझसे निवेदन यही कि मैं क्वेश्चंस की सूची ले सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए वो बेहतर रहेगा। ऐसे तो मैं सीरीज ले लेता हूँ, उस पर बोल देता हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब लाइव क्वेश्चंस मेरे पास होते हैं, जिज्ञासाएं होती, तो आप लोग वो भेजिए, जो कुछ भी बात है उस पर बात करी जाएगी। बिल्कुल हर एंगल से किसी भी बात को रख सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस भेजिए आप लोग, तो क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना करके भेज सकते हैं। बल्कि आप अपने भी और जिन लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं और उनके क्वेश्चंस उभरते रहते हैं, जो कई बार आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस को भी आंसर मिलना चाहिए, तो वो क्वेश्चंस भी आप एक कलेक्ट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन बैंक हो सकता है, तो आप फिर वो भेज दीजिए, उन पर फिर बात हो जाएगी।